प्रोवाइड करेंगे। हम उनको सल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और हम उनको जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी जो हम है वो पूरा उनको हम समझाएंगे कि भाई कैसे क्या करना है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो मैंने 4-5 चीजों में आज डिवाइड किया हुआ है आपके लिए। और मैं शुरू करूं उनके पहले थोड़ा सा मैं मेरे बारे में कुछ 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगी, ताकि आपको पता चले कि आपका जो समय है वो भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज और अभाव में जो है वो है टाइम। तो मैं ये कहीं नहीं चाहूंगी कि आप आधा 1 घंटा, अगर आपको मीन्स न ठीक लगे तो ये प्लीज मेरे साथ आप मत स्पेंड करिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी अच्छी चीजें उस टाइम में कर सकते हो। सो मेरी ये यूट्यूब चैनल है मनी की बात अल्पा के साथ। अगर आपको लगे कि मेरे से आप पूरी जिंदगी भर जुड़ना चाहते हो तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरी ये 2 किताबें हैं जो मैंने लिखी है। हालांकि मैं महिलाओं के प्रति बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ और मैं उनको जागरूक करने के लिए मेरे से जो बन पड़ता है वो मैं करती रहती हूँ। सो मैंने ये दोनों किताबें जो है वो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लिखी है। पहली किताब का नाम है एवरी विमेन शुड इन्वेस्ट और दूसरी किताब का नाम है द बिजनेस विमेन। यानी कि मेरी लाइफ में जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से जो अचीव किया है, जो मैंने आज तक कुछ अच्छा काम किया है, वो सारी कैसे मैंने अचीव किया है वो ये किताब में लिखा है। तो अगर आपको लगे कि ये किताबें आपको लेनी है तो आप Amazon या फ्लिपकार्ट से जरूर खरीद सकते हैं। और मैंने टाटा ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप में तकरीबन 23 साल काम करने के बाद मेरी मिड लाइफ में मैंने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चुनी। और मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑथर तो हूँ ही, मैंने आपको बता दिया जो 2 किताबें लिखी है, और फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी काफी सारी ट्रेनिंग्स करती रहती हूँ, ताकि उनका बिजनेस बढ़े, उनकी समझ बढ़े और वो भी बहुत कुछ अच्छा कर सके आगे जाके। और बहुत ही रिसेंटली मुझे एक जवाबदारी दी गई है। एमएसएमई एंड स्टार्टअप फोरम भारत की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। और मैं काफी सारे स्टार्टअप में एडवाइजरी का रोल भी करती हूँ। उनको समझाती हूँ कि कैसे उनको अपने बिजनेस डेवलपमेंट और ग्रोथ का कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना चाहिए। सो मैं एमएसएमई, एसएमई और एंटरप्रेन्योर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ। और मैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई इंस्पायर की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा एक एनजीओ भी है जिसका नाम है फ्रीडम फाउंडेशन, जिसमें मैं बहुत सारा लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप जो हमसे थोड़े से कम भाग्यशाली है पढ़ाई लिखाई के बारे में या पैसों के मामले में, उनको हमें अपलिफ्ट करना हमारी जवाबदारी है। और वो ही बात ध्यान में रखते हुए मैं ये एनजीओ के थ्रू काफी सारा लोअर स्ट्रेटा इनकम ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स और काम करती रहती हूँ। तो अगर आप में से किसी को वहां पे जुड़ना हो तो प्लीज, मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू ऑल। सो बस ये था थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। और अब मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ 8-10 स्लाइड्स है जो बताना चाहूंगी, और उसके बाद आपके कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमें क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग पे एकदम इंसिस्ट करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड ही सजेस्ट करूं, या मैं सिर्फ बैंक फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस ही सजेस्ट करूं, या सिर्फ इंश्योरेंस ही बेचूं, ये तो कहीं पे हमें आगे नहीं लेके जाएगा ना। क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है, हमें भी और अपने इन्वेस्टर्स को भी काफी सारी चीजें अब पता चल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी सारी अवेयरनेस है। तो अभी गॉन आर द डेज कि हम सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट बेच के सब अपने इन्वेस्टर्स के लिए हम कर दे। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना चाहिए। पहला रूल है इन्फ्लेशन को बीट करना है, यानी कि आज का 100 रुपया अगले साल 95 हो जाएगा और 10वें साल वो 40 रुपीज का परचेजिंग पावर देगा। सबसे पहला रीजन है कि आपको कहीं पे ऐसे निवेश करना जरूरी होगा जहां पे आपको 10, 12, 15% मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर मिले। तो ये हो गया इन्फ्लेशन बीटिंग, पहला रीजन। दूसरा एक 30-30 का चैलेंज है। हम लोग 30 साल तक काम करते हैं सारे लोग, 25 से 55, और अगर हम 85 साल तक जिएंगे
तो और 30 साल का हमारा रिटायरमेंट का स्टेज होगा। मैं ये जरूर जानती हूँ कि हम लोग जब तक जिंदा हैं हम कोई रिटायर नहीं होने वाले, हम सब काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हमारी हेल्थ का और वेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज 30-30 का चैलेंज यही है कि हम 30 साल हमारे जो रिटायरमेंट स्टेज के जो इयर्स है उसके लिए हम हमारे क्लाइंट्स को और हमारे लिए हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, वो ही डिसाइड करेगा कि हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ हमारा ये स्टेज भी गुजार सके। कभी किसी के सामने हमें हाथ फैलाने की या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कभी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसी को तो फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। दूसरी बात, महिलाओं के प्रति मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगी कि ज्यादातर महिलाएं अपने पतियों से जिंदा ज्यादा रहती है और छोटी भी होती है। सो जितनी भी महिलाएं आपके क्लाइंट लिस्ट में हो या जितनी भी महिलाएं मुझे आज सुन रही है, आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि शायद ऐसे साल होंगे आपके जिंदगी में, लास्ट के 8-10 साल, जब आप अकेले होंगे और आपको बहुत सारा पैसा लगेगा अपने इंडिपेंडेंस के लिए, डिग्निटी के लिए और फ्रीडम के लिए। चिल्ड्रन प्लानिंग, ड्रीम्स एंड गोल्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब तो आपको पता ही है। और काफी हद तक मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जो इतना बढ़िया काम किया है पिछले कितने सालों से, इसकी वजह से काफी हद तक लोगों ने निवेश शुरू किया है, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी सोचा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। पर आज हम कुछ और भी सीखेंगे जिसकी वजह से आप और भी प्रोडक्ट्स ऑफर भी कर सकते हैं और एक होलिस्टिकली गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अपना जो नॉलेज है वो आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करके उसका भी फायदा हो सकता है और आपको भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। तो हम समझते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने मेरा जो बिजनेस है वो मिड लाइफ में शुरू किया। जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है हम हमारे डिसीजंस हमारे टर्म्स पे कभी भी नहीं ले सकते हैं। सो प्लीज समझ लीजिए कि आपको मिड लाइफ प्लानिंग भी सोचना पड़ेगा। और जितने भी यंगस्टर्स आपके पास आते हैं ना, जो 30 साल के अंडर होते हैं, उनको आप ये जरूर बोलना कि अगर आपको पेरेंट्स प्लानिंग करनी है, पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आप उसके लिए भी निवेश करना शुरू करिए। अब कितना करना चाहिए वो भी एक बहुत बड़ी जरूरत और है और पॉइंट है। तो आपको 50-30-20, 50% जो है वो आपके नीड्स में जाएगा, 30% आपको वांट्स में जा सकता है, और 20% जितना भी आप कमाते हो उतना आपको हमेशा अपने फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए डालना ही चाहिए, निवेश करना ही चाहिए। या फिर एक और रेशियो है यहाँ पे 30-30, 40-50 एंड 50-100। सो जब आप 30 साल के हो आपको 30% निवेश करना जरूरी है। आप ये समझाइए अपने क्लाइंट्स को। जब आप 40 साल के हो तब आपको 50% निवेश करना चाहिए, और जब आप 50 साल के हो जाओगे तब आप 100% अपना जितना भी 100% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जो अगले आगे के 20 साल आपने 30 से 50 जो एकदम डिसिप्लिन से, लॉन्ग टर्म से, प्रोसेस ड्रिवन वे से, फोकस से जो निवेश किया है आपने, वो आपको, अगर आपको 9% CAGR भी मिलता है तो आपको अपनी तनख्वाह को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सोचो आप कितने रिच, रिटायरमेंट के टाइम आप पैसा आपको कितना सारा मिलेगा। सो ये 2-3 अच्छे अच्छे रेशियोज हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को समझा सकते हो। और जब भी आप अपने इन्वेस्टर्स के पास जाते हो कभी भी ये मत पूछिए कि आपको कितना निवेश करना है। पहले आप उनका सारा बैकग्राउंड समझ लीजिए, पूरा उनके पास से आप ये एक एक पूरा एक शीट भरवा लीजिए, और फिर आप बताइए कि आपको कितना निवेश कौन से ड्रीम और गोल के लिए करना चाहिए, या आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, या आपको कितना मेडिक्लेम करना चाहिए, कितनी SIP करनी चाहिए। ये आपके हाथ में होना चाहिए। उनको नहीं बोलना चाहिए कि मुझे इतना निवेश करना है। इसी को हम गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बोलते हैं। अब जब आपके पास 100 रुपया आ गया, आपने सब कैलकुलेशन कर लिया, सब सीख लिया, समझ लिया, तो अब 100 रुपीज आपके पास आ गए। तो वो 100 रुपीज कहाँ जाएगा, वो भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। सारा 100 रुपया तो आप इंश्योरेंस में नहीं डाल सकते, आप म्यूचुअल फंड में भी नहीं डाल सकते। वो बोलेगा मुझे इक्विटी मार्केट में डालना है, वो भी आप उसको नहीं डाल सकते। वो बोलेंगे मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे फिक्स डिपॉजिट में डालना है।
तो पूरा 100 रुपया तो हम वहां पे भी नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आता है एसेट एलोकेशन का रोल, यानी कि आपको सारा पैसा एक ही प्रोडक्ट बास्केट में या एसेट क्लास में नहीं डालना है। आपको उनकी उम्र, उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट और उनका कौन सा ड्रीम और गोल, उनको वो पैसा वापस कब चाहिए वो जरूर समझ के निवेश करवाना चाहिए। अगर उनको पैसा 2 साल के बाद बेटी की शादी के लिए चाहिए तो आप उनका पैसा कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म का पैसा मैं इक्विटी में कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। फिर उनके लिए फिक्स डिपॉजिट ही सही है, फिर उनके लिए शॉर्ट टर्म कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करो वो चल जाएगा, क्योंकि उनको ये पैसों से अपनी बेटी की शादी करानी है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि कौन से टाइम पीरियड के लिए उनको कितना पैसा कब लगेगा, उस हिसाब से आपको उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। 100 माइनस एज जो है वो एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला है, यानी कि अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो 100 माइनस 30 30 कितना हुआ, 70 हुआ ना। तो अब मेरे पास ये देखिए, एक मैंने 3 बास्केट्स का एक स्लाइड बनाया है आपके लिए। तो 100 माइनस योर एज, यानी कि अगर आप 30 साल के हो तो 70 रुपीज बचा। 70 रुपीज या 70% जो आपको निवेश करना है वो आपका वेल्थ क्रिएशन बास्केट में जाएगा, और 30% जो आपका बचा है वो आपका टैक्स प्लानिंग, प्रोटेक्शन प्लानिंग में जाएगा। इसको हम प्रॉपर एसेट एलोकेशन बोलते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे रेशियोज, फॉर्मूलाज कोई भी 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी कुछ इससे शुरुआत करें तो कुछ तो ढंग से हम कर पाएंगे ना। और ये बात भी याद रखना कि सारे लोग अलग होते हैं, चाहे वो 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, माता पिता है, जो भी है, सब लोग अलग है। आपको सबके लिए अलग से कुछ पोर्टफोलियो डिजाइन करके फिर सजेस्ट करना है। लेकिन मोटा मोटी जनरली हम ये चीज अगर ध्यान में रखें तो शायद गलती कम होती है और इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपको ये फन रेशियोज सिखा रही हूँ, फन, जो आपको याद भी रहेंगे, आपको मजा भी आएगा और बहुत इजी वे से आप इसको इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। सो ये हो गया 100 माइनस एज एसेट एलोकेशन का रेशियो। अब ये 3 बास्केट आपको जरूर मेंटेन करने हैं आपके क्लाइंट्स के लिए और आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बाद इमरजेंसी फंड की जो जरूरत आ गई है वो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको एटलीस्ट 6 महीने का आपका खर्चा लिक्विड म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह जहां पे आपको कल पैसा वापस मिले वैसी जगह रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपका इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट है। आपको उसको टच नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ भगवान ना करे ऐसी कोई दुविधा आ गई आपकी लाइफ में कि आपको बस और कुछ है ही नहीं, यही पैसे को लेना पड़ेगा, तब जाके उसको आप लीजिएगा। और मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड यहाँ पे इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई है फॉर इमरजेंसी फंड, क्योंकि आपको रविवार को भी इसमें रिटर्न्स मिलता है, एकदम सेफ है, बिल्कुल कोई इसमें एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं है। आपको रिटर्न्स चाहे कम मिलेंगे, यहाँ पे 5, 6, 7% से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एनी टाइम लिक्विडिटी है और ये बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको कर सकते हो, मोबाइल से ट्रांजैक्ट कर सकते हो, हर चीज आपके हाथ में है। सो मेरा ये, मैं यहाँ पे इंसिस्ट करूंगी कि जितने भी लोग इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट के लिए सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने लिए भी बना रहे हैं, उनको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालना जरूरी है। इवन संडे को और हॉलीडेज को भी आपको ये पैसा आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्रेडिट होता है, जीरो फ्रॉड, कोई इसमें कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मुझे आजकल गोल्ड के प्रति भी बहुत आदर और रिस्पेक्ट बढ़ गया है, क्योंकि रिटर्न्स की वजह से नहीं, पर एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन लिक्विडेट दिस एसेट क्लास। मींस आपको कहीं पे भी जाओगे ना दुनिया में, आप गोल्ड को लिक्विडेट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से गोल्ड को भी हमें ये रिस्पेक्ट देना जरूरी है। और मेरे ख्याल से गोल्ड में आपको ETF या SIP करनी चाहिए, ज्वेलरी मत बनाइए, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी जब गोल्ड की स्लाइड आएगी कि उसमें क्या नुकसान हो सकता है। और देखिए आज मैं जो भी बात करूंगी ना सिर्फ लिक्विड एसेट क्लास की बात करूंगी, कोई भी फिजिकल एसेट क्लास के लिए ये सेशन मैंने आज नहीं रखा है।
तो आपको सबको पता चल गया कि हमें बास्केट्स कैसे मेंटेन करने हैं और कितना कौन से बास्केट में जाना चाहिए, और आपको 100% अपने इन्वेस्टर की उम्र, उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट और उनको कौन से ड्रीम और गोल के लिए आप वो निवेश करने के लिए आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो, वो बताना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप उनको राइट एडवाइस दोगे और उनको उसका फायदा होगा। मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपको समझाने के पहले 2-3 चीजें और भी यहाँ पे बताना चाहती थी कि आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और नेटवर्थ पता होनी ही चाहिए। आपको अपना खुद का सक्सेशन प्लानिंग भी करना चाहिए। आपको अपना खुद का भी निवेश अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से गोल अचीवमेंट के लिए करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे हम दूसरों को कैसे बताएंगे। अगर मैं ही फाइनेंशियली वीक हूं, मेरे पास ही पैसा नहीं है, मेरे ही बच्चे फॉरेन नहीं पढ़ने जा रहे, मैं ही अगर अच्छी तरह से जिंदगी नहीं बसर करती हूँ, तो मुझे कोई हक नहीं बनता है ना आप लोगों को समझाने का। मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि हमारे पास करोड़ों अबजों रुपया हो, नहीं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी। वो कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी और को ये गाइड करें। और इसीलिए ये सारी चीजों का कंट्रोल होना आपको बहुत जरूरी है। और यही चीज आप अपने क्लाइंट को भी समझा सकते हो कि आपको ये सारी चीजें क्यों समझ में आनी चाहिए। सिबिल रेटिंग, रिस्क क्या होता है, पता है कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा महंगा और कठिन होता है? मार्केट रिस्क नहीं, मार्केट रिस्क नहीं, क्रेडिट रिस्क भी नहीं, आपको लिक्विडिटी रिस्क जो है ना, अगर मुझे कल पैसा चाहिए लेकिन कल मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसी जगह निवेश कर दिया जहां मुझे 15-20 साल के बाद ही पैसा मिलने वाला है, तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। सो प्लीज आपको लिक्विडिटी रिस्क में मास्टरी हासिल करनी है। कोई भी क्लाइंट को जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो, प्लीज प्रॉमिस करिए मेरे को कि आप खुद उसमें लिक्विडिटी रिस्क समझेंगे और फिर ही आप उनको वो प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, तभी जाके हम कुछ अच्छी तरह से चीजें कर पाएंगे। अब हम आते हैं क्विकली प्रोडक्ट्स पे। हालांकि आप सबको पता है टैक्स प्लानिंग में तो आप मास्टर हो, मुझे आप लोगों से सीखना है क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझते हो। तो एक तो हो गया टैक्स प्लानिंग। आप अगर ओल्ड रेजिम अगर फॉलो करते हो, ये सारी स्लाइड्स तो आपको पता ही है, ग्रेचुइटी है, ईपीएफ है, लेकिन ये स्लाइड बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी स्लाइड है, तो मैं यहाँ पे जरा 2 मिनट स्पेंड करना चाहूंगी, आप लोगों का अटेंशन यहाँ पे लाना चाहूंगी मैं कि भाई अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपया अगर आप किसी को इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस कर रहे हो तो 90% लोग पीपीएफ में डालते हैं या फिर कोई और भी चीजों में, मींस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ये म्यूचुअल फंड का ईएलएसएस स्कीम है और ये पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। इसमें 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन अगर आप पास परफॉर्मेंस देखोगे इसके तो इन्होंने 15, 18, 20, 22% रिटर्न भी दिया हुआ। लेकिन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। You have to read the offer document carefully before investing, and past performance is never a guarantee of future performance. तो ये आपको समझना है कि भाई कैलकुलेटेड रिस्क लेके कैसे मैं कहां पैसे बनाऊं। अगर आप 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में डालते हो और अगर 8% रिटर्न आपको छूटता है तो 16वें साल में मैच्योरिटी में आपको कितना रुपया मिला, देखिए मैंने स्क्रीन पे डाला है, तकरीबन 44 लाख रुपीस। लेकिन वही पैसा अगर आप पीपीएफ, अगर आप ईएलएसएस में डालते हो और उसमें अगर आपको 18% टाइप ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं, हालांकि गारंटी नहीं है फ्यूचर की, मुझे नहीं पता है, लेकिन पास्ट में मिला है तो मैं सिर्फ दिखा रही हूं आपको, तो आप तकरीबन 1,10,00,000 रुपया यहां से लेके जाओगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड ईएलएसएस। आपको हर सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि क्लाइंट अगर आपको कुछ पूछे तो आपको फंबल नहीं होना चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, मैं हर एक प्रोडक्ट को बहुत ही रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक जगह है, हर प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंस है, हर प्रोडक्ट का एक महत्व है। तो ये मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, आपको जो ठीक लगे वो जरूर करिए, पर सब समझ होनी बहुत जरूरी है
ताकि आप कंपैरिजन अच्छा कर पाओ और आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाओ। 50,000 रुपया और आप एनपीएस में भी डाल सकते हैं, वो भी टैक्स प्लानिंग में आता है। और आप सबको टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस मेडिक्लेम, कैंसर स्पेसिफिक मेडिक्लेम, ये सब तो आपको पता ही है, मुझे आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें तो आपको प्रोटेक्शन प्लानिंग में जरूर 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 ऑफर करनी है। और मनी बैक पॉलिसी, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट को रिटर्न्स भी चाहिए तो 101% आपको वो सारी चीजें उनको देनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी अगर जरूरत वो है तो आपको ये ऑफर करनी ही चाहिए। और यूलिप्स वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से आजकल टैक्स फ्री रिटर्न्स दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए तक। तो ये सारी चीजें तो मुझे पता है, आप लोगों को पता ही है। तो प्रोटेक्शन प्लानिंग बास्केट जो है, इसमें ये सारी चीजें आ जाती है। तो आपको प्रोटेक्शन प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरह से करना है। और जितना हो सके यंगस्टर्स को आप प्रोटेक्ट करिए, उनको बोलिए कि जब छोटे हो तब प्रीमियम कम है, तो आपको इसका लंबे समय तक फायदा होगा। ये सारी चीजें अगर आप यंगस्टर को समझाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से वो उनका फायदा उठा सकते हैं। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो फैमिली के साथ बैठिए, अकेले के साथ मत बैठिए। चाहे वो वाइफ है, हस्बैंड है, आप बोलिए आप पूरी फैमिली आइए, सबको साथ में बिठा के मैं ये सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आप समझिए, अगर कोई मिसिंग पॉइंट है, अगर कोई डॉट्स आपको ज्वाइन करने हैं, अगर उनकी वाइफ की एसआईपी नहीं है और उन्होंने नॉमिनी नहीं करी है, तो आप वहीं का वहीं सारी चीजें डिस्कस करके एक बहुत ही अच्छी तरह से होलिस्टिक गोल बेस्ड फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, जिसकी मजा ही कुछ और है। आपके क्लाइंट्स तो ऐड हो गए ही होंगे, पर आपको जो सुकून मिलेगा वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा। सक्सेशन प्लानिंग में ड्राफ्टिंग विल भी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, आपको ये जरूर उनको एडवाइस करना चाहिए। अगर आप लॉयर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर उनको आप समझाइए और उनको आप आउटसोर्स करवा सकते हो। बट मेकिंग विल एंड नॉमिनेशन एक्सेट्रा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर होलिस्टिक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान। मैं ये सारी चीजें तो आपको बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स कितनी है, अच्छी अच्छी स्कीम्स है। मैं खुद सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम की बहुत ही अच्छी प्रमोटर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो स्कीम, और काफी हद तक मैं रिटायरमेंट के स्टेज में लोगों को वो सजेस्ट भी करती हूँ। और मैंने आपको जैसे कि पेंशन भी, आप लोगों की जो ट्रेडिशनल प्लान है वो बहुत अच्छी है, काफी लोगों को ये सुटेबल भी होता है, आपको ये जरूर करना चाहिए। रियल एस्टेट के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब भी कोई भी क्लाइंट आपको ऐसा मिले जो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में ही पैसा लगा रहा हो, तो आप उसको जरूर इतना आप अपना टाइम दे दीजिएगा कि ये जो है एसेट एलोकेशन आपको डिवाइड करना चाहिए। पैसा, सारा पैसा एक एसेट क्लास में मत डालिए, ये इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए, ना गोल्ड में डालिए, ना इक्विटी में पूरा पैसा डालिए, ना रियल एस्टेट में, सब में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करिए। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता और हम बहुत रिस्क ले लेते हैं लाइफ में। दूसरा, अगर बड़े मकान, बड़ी ऑफिसेस, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज लेके हम उसको लिक्विडिटी रिस्क में डाल रहे हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि लिक्विडिटी रिस्क एक बहुत बड़ी चीज है और आपको वो जरूर समझाना चाहिए लोगों को। तीसरी चीज, अगर हमें बेचना हो तो वो बेचने के टाइम सिर्फ किचन या सिर्फ लिविंग रूम नहीं बेच सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसका एक सोल्यूशन है, आपको रियल एस्टेट के रिट्स में भी डाल सकते हो, और आप रियल एस्टेट फंड्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में भी मिल सकता है, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे रियल एस्टेट फंड्स है। तो अगर आपके क्लाइंट को रियल एस्टेट बहुत पसंद है और वो बोलता है नहीं मुझे रियल एस्टेट में ही डालना है, मुझे और कोई चीज में डालना ही नहीं है, तो आप उनको समझाइएगा कि बहुत सारे और ऑप्शंस है, जरूरी नहीं कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ही लेनी है, आपको रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करना है ना एज अ प्रोडक्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ, तो वो मैंने आज आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया है। दूसरा चीज, आपको ये जरूर उनको बैठ के एक कैलकुलेटर दिखाना चाहिए कि जब आप इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इक्विटी में डालते हो या यूलिप में भी डालते हो जहां पे इक्विटी एक्सपोजर है, तो अगर आपको 15% रिटर्न मिला है तो रियल एस्टेट में भी उतना ही रिटर्न मिला है, ज्यादा नहीं मिला है। क्योंकि जब हम अमाउंट बोलते हैं तो वो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन जब परसेंटेज देखते हैं तो वो 12-15% ही होता है।
तो आप उनको बोलिए कि क्यों इतना आपको रियल एस्टेट के प्रति लगाव है, आप दूसरे प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करके प्रॉपर एसेट एलोकेशन से निवेश कर सकते हैं। सो ये आपकी जवाबदारी, आप उनको जरूर समझाइएगा। गोल्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ज्वेलरी मत लेना, फिजिकल गोल्ड कॉइन्स मत लेना, क्योंकि डिसिप्लिन इज द प्रॉब्लम, लॉकर चार्जेस लगते हैं, थेफ्ट चोरी होने के चांसेस है। आपको ये सारी चीजें, प्योरिटी, एक ज्वेलर बोलता है दूसरी ही दुकान में बोलता है ये सोने में गड़बड़ है, मैं नहीं लूंगा, इतना काट के दूंगा। तो प्लीज आपको गोल्ड में एसआईपी या गोल्ड में ईटीएफ में या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स आते रहते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। इक्विटी मार्केट जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का या फाइनेंशियल प्लान का जो हार्ट होता है ना, वो है इक्विटी। इक्विटी के बगैर आपको कभी भी कहीं पे भी वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स या वो दाल में जो तड़का वाला रिटर्न्स होता है ना, वो नहीं मिलता है। सो आपको शेयर बाजार और इक्विटी मार्केट के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना और समझ होना जरूरी है। मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि ये शॉर्टकट वाला प्रोडक्ट है, हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है। इक्विटी मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सजेस्ट करते हो तो आप प्लीज उनको लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेस्ट करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इक्विटी मार्केट परफॉर्म अच्छा करता है, शॉर्ट टर्म में तो वो जुआ हो जाता है। और मैंने यहाँ पे देखिए काफी सारी प्रोडक्ट एसेट क्लासेस की कंपैरिजन करी है, बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आएगा कि भाई 10, 20 और 30 साल में गोल्ड ने, फिक्स डिपॉजिट ने, शेयर्स ने, मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड ने और रियल एस्टेट ने कितना रिटर्न दिया है, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको सजेस्ट करना है। आप देख सकते हो क्लियरली द विनर इज इक्विटी। प्राइमरी मार्केट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, पर आप प्राइमरी मार्केट, मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन से जो आईपीओज आते हैं ना, देखिए एक बात याद रखिए कि एचडीएफसी बैंक और टीसीएस 1994 में 10 रुपए के आईपीओ में लॉन्च हुआ था, तो और आज देख लीजिए आप क्या भाव है उनका। सो हर कोई कंपनी जो लिस्ट होती है वो सबसे पहले आईपीओ से ही आती है। तो अगर आप आईपीओ के टाइम ही वो कंपनी को कैप्चर कर लोगे या निवेश करोगे तो सोचिए कितना बड़ा फायदा होता है। और अगर आप ये सारी चीजें अपने क्लाइंट्स को समझाओगे उनके फायदे के लिए, तो आपका जो एक लेवल होता है ना, रिस्पेक्ट जो आपके क्लाइंट्स आपको करेंगे, एक ट्रस्ट जो बढ़ जाता है ना, उसकी वजह से आप सारी और चीजें भी उनके साथ अच्छी तरह से कर सकते हो। सो ये सिर्फ, मैं ये नहीं बोलूं कि आप इनको ये ऑफर करिए, पर नॉलेज होना जरूरी है आपको, क्योंकि अगर आप नहीं उनको नॉलेज दोगे, आप नहीं बात करोगे, तो कोई और उनसे आके बात करेगा और फिर उनका कॉन्फिडेंस आपसे उन पे ज्यादा हो जाएगा। और शायद, मैं ये नहीं बोल रही हूँ हमेशा ऐसे होता है, पर शायद आपकी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाएगी। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप अपना जो मीन्स अपना जो ट्रस्ट लेवल और अपना जो होल्ड है वो कहीं पे भी मिस करो। यानी कि ये सारी चीजें, सारी जो फ्लेवर में है आज की तारीख में, उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज और सजेशन देना ही चाहिए। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड पे। देखिए मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी है, काफी सारे प्रोडक्ट्स बता दिए हैं और आपको काफी सारी नॉलेज है भी, पर मैं इसके लिए म्यूचुअल फंड को इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि दो चीज है इसमें। एक तो इसमें आपको ट्रेल की इनकम मिलती है। ट्रेल बोले तो जब तक आपका क्लाइंट आपके साथ रहेगा, आपको हर महीने उनका ट्रेल ब्रोकरेज मिलता रहेगा। यानी कि मार्केट जितना बढ़ेगा उतना आपको ट्रेल भी मिलेगा, और मार्केट जितना बढ़ेगा उतना आपका क्लाइंट का भी रिटर्न्स में फायदा होगा। और आप देखिए, आप जितना उनको रिटेन करेंगे, सस्टेन करेंगे, कितना फायदा होगा आपका, इन्वेस्टर का, इकोनॉमी का, देश का, सबका। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो उसको जरूर आपको रेकमेंड करना चाहिए। और देखिए म्यूचुअल फंड कैसे चलता है, कैसे काम करता है, वो मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास और 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में म्यूचुअल फंड खत्म करके फिर सवाल जवाब के लिए शुरू हो जाएंगे। सो यू एज एन इन्वेस्टर पुल योर मनी एंड, हरीश भाई तमे म्यूट छो। You can take more 15 minutes, no problem. There is no time limit. Don't rush. People are enjoying. I'm getting the feedback that people are enjoying your speech. So you can, there is no need to rush. You can go up to 8, yeah, you can go up to 8:50, no problem.
हाँ, because I have not seen any chat. Thank you so much, Harish bhai. या अरे दोस्तों जरा मैडम के लिए एनकरेजमेंट के लिए चैट डालिए, थम्स अप अरे नहीं कीजिए. नहीं We are नहीं. 424 madam right now. 424 Wow, are there amazing, amazing, and people are enjoying thoroughly. They are enjoying. Please go ahead, madam. amazing, Superb. amazing. See now you are getting the feedback. See people Thank are you so putting. much. See now. Thank you. ठीक है, तो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी. तो यू एज एन इन्वेस्टर पुल योर मनी मीन्स आपके इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे, फंड मैनेजर जो प्रोफेशनली उसको मैनेज करता है वो फंड को, वो इन्वेस्ट करते हैं आपने जिसमें पैसा लगाया है उस हिसाब से, और फिर रिटर्न्स जनरेट होते हैं और वो उसको पास किया जाता है. सो म्यूचुअल फंड की जो फायदे हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है. 24/7 आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ लगा है. दूसरा जो फायदा है वो है गवर्नमेंट अथॉरिटी ड्रिवन है, मींस रेगुलेटर जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो उनको रेगुलेट करता है. यानी कि आपको बिल्कुल ये डरना नहीं है कि क्या कुछ मेरे पैसों के साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं. तीसरी चीज, आपने अगर म्यूचुअल फंड को पैसा दिया तो वो सेम डे 3 बजे के पहले उनको निवेश करना ही है, उनके पास वो 1 रुपया रख नहीं सकते हैं. तो आपका रिस्क कुछ नहीं है, पैसा तो मार्केट में ही लग जाता है. चौथी चीज, आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों रुपया चाहिए इसके लिए, बिल्कुल नहीं. कोई भी नई चीज सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप 500 रुपए का तो रिस्क ले सकते हो ना आज की तारीख में. सो प्लीज अगर आपने शुरू नहीं किया है या आपके क्लाइंट्स ने भी नहीं डाला है तो मेरी ये आपसे हम्बल सबमिशन है कि आप प्लीज 500 रुपए से, और वो भी SIP के माध्यम से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से जरूर शुरू करिए. और ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि भाई ये क्या होता है. और दूसरी बात एक ये है कि काफी ट्रांसपेरेंट होता है और काफी लिक्विड होता है. अगर आपको पैसा कल चाहिए वापस तो आप म्यूचुअल फंड से उसको हटा के ले सकते हो. अभी फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस में निवेश किया है या कोई भी और प्रोडक्ट में, PPF में निवेश किया है, तो आप काफी सालों तक उसको ले नहीं सकते हो ना इमरजेंसी के टाइम पे. तो आपको थोड़ा सा पैसा जरूर म्यूचुअल फंड में इसके लिए भी लगाना चाहिए कि वो लिक्विड है, आपको कल पैसा चाहिए तो आप कल ले सकते हो. और इसकी वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ म्यूचुअल फंड को, क्योंकि वो लिक्विड एसेट क्लास है टू अ ग्रेट एक्सटेंट. दूसरी बात है 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो तो वो मुझे करना ही चाहिए, है ना. अभी मैं आपको बताऊंगी कि भाई कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं. काफी बार मैं जब लोगों को मिलती हूँ तो उन लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड बोले तो सिर्फ इक्विटी मार्केट, शेयर बाजार, और क्या होता है. बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत एक मिथ है. लोगों के दिमाग में ये कहीं से किसी ने डाल दिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. जैसे कि मैंने आपको इमरजेंसी फंड के लिए हाईएस्ट रेकमेंड कौन सा प्रोडक्ट किया, लिक्विड म्यूचुअल फंड. वो 0 इक्विटी है, उसमें एक पैसा इक्विटी में नहीं जाता है. तो आपको तो मीन्स ये सोचना ही नहीं है कि सिर्फ शेयर बाजार ही करता है, नहीं. यहाँ पे आप देखोगे तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यानी कि लिक्विड फंड, आपको सपोज 2 दिन के लिए भी रखना है ना पैसा, तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो. आप शुक्रवार को आप डालिए, सोमवार को पैसा वापस चाहिए तो भी आपको 2 दिन का रिटर्न लिक्विड म्यूचुअल फंड देता है. आप सोचो. और यही तो मेन गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है कि जब हम सोते हैं तब भी अपना पैसा काम करना चाहिए, जब हम छुट्टी पे है पैसा खर्च कर रहे हैं तभी भी अपने पैसे जो है वो हार्डवर्क करने चाहिए और बढ़ने चाहिए. सो दैट इज दी सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड म्यूचुअल फंड. फिर मैं आप थोड़ा आगे बढ़ूंगी कि अगर आपका गोल का टाइम होराइजन 1 साल से लेके 3 साल तक का है कि भाई मुझे 2 साल के बाद मेरे बेटे को अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेजना है और मुझे ये पैसा लगेगा, तो आपको बिल्कुल इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए. मेरी एडवाइस रहेगी आपको शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डेट म्यूचुअल फंड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालना चाहिए. चाहे वो बॉन्ड्स हो, डायरेक्टली बॉन्ड्स में भी डाल सकते हो, चाहे वो आप FD में भी डाल सकते हो, आप कहीं पे भी डालिए, लेकिन ऐसी जगह डालिए जहां पे 2 या 3 साल में आपको पैसा वापस लेना है. तो आपका पैसा गिरना नहीं चाहिए. अगर मार्केट डाउन है तो पैसा गिर जाता है ना आपका भी, प्रिंसिपल अमाउंट भी कभी कभी चला जाता है. सो यहाँ पे मैं आपको डेट म्यूचुअल फंड रेकमेंड करूंगी. और अगर आपका होराइजन थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा है, 5-6 साल का है, तो आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना है जो मीडियम टर्म गोल्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं.
इसमें आपको इक्विटी, डेट, कभी कभी मल्टी एसेट वाले भी होते हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट, इंटरनेशनल फंड्स, ऐसे सारे मिश्रण वाले फंड्स जो होते हैं वो आपको थोड़े से तड़के वाले फंड्स होते हैं, और इसमें अगर आप 5-6 साल तक रहो तो आपको उसका फायदा जरूर हो सकता है और रिटर्न्स मिल सकता है। सो ये हो गया आपका हाइब्रिड फंड्स। और फाइनली लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन प्लानिंग, कोई भी गोल जो आपका 10, 15, 20 साल का है, तो आपको बेझिझक इक्विटी में डालना ही चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको मैप योर इन्वेस्टमेंट्स टू योर गोल समझा रही हूँ। जब ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ के करोगे ना, मीन्स गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते। मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बुरा होता ही नहीं है, क्या हमने उसको समझ के लिया और सही जगह पे डाला है, तब जाके आप सही गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। और ये कभी आप गलत नहीं जा सकते हो, अनलेस कोई एकदम ही बहुत ही बड़ी कठिनाई आ जाए तो बात अलग है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इतने अपने कॉल्स गलत जा सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज सिखाना चाहूंगी, जो है SIP, STP और SWP। ये मेथड्स है, म्यूचुअल फंड के मेथड्स है, और इसमें आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है। एक तो होता है कि आपको सुहिलियत है, बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रोसेस ड्रिवन वे से ऑटो पायलट मोड पे चले जाते हो, और आपने एक बार जो चीज शुरू करी वो कभी बंद ही नहीं हो सकती है। ये सारी मेथड्स इतनी प्यारी है और इतनी इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाई है कि आपको इसमें इतना मजा आएगा कि मेहनत एक बार करना है, पर इसके फायदे, इसका इम्पैक्ट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सो इसकी वजह से ये सारी मेथड्स जो है आप उसका पूरा फायदा उठाइए। SIP, ड्रॉप बाय ड्रॉप यू कैन क्रिएट ओशन, यानी कि बूंद बूंद से आप सागर बना सकते हो, जिसमें आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो और एक दिन वो बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि हर महीने आप इसको डालते हो। और इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होता है। और ये देखिए, आप ऐसे अपने बैंक में से ऐसे हर महीने पैसे चले जाएंगे, जिसको हम SIP बोलते हैं। अगर आपको बोनस मिला और आपको लगता है कि शेयर बाजार देखो आज की तारीख में कितना ऊपर है, सारे पैसे हम कैसे लगा दे शेयर बाजार में, एक साथ में सारे पैसे कहाँ लगाए, ये डर भी लगता है ना हमें बहुत बार। तो यहाँ पे आपको STP मेथड फॉलो करना है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जहाँ पे आपको अपना पैसा लिक्विड फंड में डाल देना है, पार्क करना है, और फिर हर महीने देखिए ऐसे हर महीने उस फंड से इक्विटी फंड में या जो भी स्कीम आप सिलेक्ट करते हो उसमें चला जाएगा। तो इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हो, यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड का भरपूर फायदा उठा रहे हो आप यहाँ पे। और SIP प्लस STP इज इक्वल टू SWP, यानी कि अगर आप छोटे हो, यंग हो, तो आप SIP करिए, जब आप मिड लाइफ में आते हो आप STP करिए, और जब आप रिटायर हो जाओगे तो देखिए आप अपना पैसा वापस ले रहे हो ऐसे। देखिए कितना मस्त है ये हो गया आपका पेंशन, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका विड्रॉल। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हो गया, सारी चीज ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है, आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि आपको इस तरह से रिवर्स कैलकुलेशन करके फ्यूचरिस्टिक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। यानी कि अगर आप 15-20 साल के बाद रिटायर होने वाले हो, आपका आज का खर्चा 10,000 रुपया है महीने का, शायद इन्फ्लेशन के बाद आपको 20 साल के बाद जब रिटायर होंगे तब यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको शायद 30,000 रुपया लगेगा। सो वो 30,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि 12 महीना, मल्टीप्लाइड बाई 30 इयर्स, क्योंकि आप 30 साल और जिंदा रहने वाले हो। वो कितना पैसा है, उतना जब आप रिटायर होते हो तब इतना आपके हाथ में होना ही चाहिए। और उसको फिर अगर आप कोई भी लिक्विड फंड में भी डाल दीजिए, अगर आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट जब रिटायर हो जाते हो ज्यादा नहीं है, तो आप कोई रिस्क मत लो, आप लिक्विड फंड में या कोई भी सेफ जगह उसको डाल के हर महीने सिर्फ रिटर्न्स से, मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ कि आप प्रिंसिपल अमाउंट को टच करो, सिर्फ जो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से आपको जो SWP ऑप्शन से पैसा मिलेगा, वो आपके खर्चे का पूरा जवाबदारी वो उठा लेगा। यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी टच नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से अच्छी जिंदगी बसर कर पाओगे।
सो ये बहुत ही सारी चीजें बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन वे से हम अच्छी तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। लास्ट में मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जरूर समझाना चाहूंगी, पर इसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगी। और ये जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, मैप योर इन्वेस्टमेंट्स विथ योर गोल्स, तो आप ये देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका होराइजन क्या है, आपको कौन से प्रोडक्ट में लगाना चाहिए और आप कौन से गोल्स को अचीव कर सकते हो। ये आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपका डिसीजन कभी भी गलत ना हो। तो मैं अभी थोड़ा सा एक कैलकुलेटर जो है वो दिखा के फिर आप लोगों को जो भी सवाल है मैं वो जरूर उसका। मैडम वो लास्ट स्लाइड दिखाइए ना, वो लास्ट स्लाइड दिखाइए ना अभी वाला, लास्ट स्लाइड जो हाउ टू बिकम रिच वेल्दी। अच्छा That beautiful slide it is. Just show Okay. this. Just This show one? this. Yeah, this one. Just Thank जरा you, explain Harish. करो ना. Yeah, Thank please you. explain. Yeah. तो ये एक्चुअली है ना, मेरे एक मैं मेंटोरशिप भी करती हूँ, तो मेरी एक मेंटी थी, बहुत प्यारी बच्ची थी, सिर्फ 20 साल की है अभी, तभी 18 साल की थी। उन्होंने ये पेंटिंग ड्रॉ करके मुझे गिफ्ट दिया था जब सो वो मदर और डॉटर दोनों मेरे पास आए थे फाइनेंशियल लिटरेसी में मास्टरी हासिल करने के लिए। तो वो जो डॉटर है उन्होंने मुझे ये ड्रॉ करके दिया है। इसका आप देखिए कितना अच्छा मीनिंग है। और वो लड़की जो 18 साल की है उसने कितना सारा अपनी जिंदगी में ये हासिल कर लिया अभी से, और वो कितना अच्छा इंप्लीमेंट करेगी ना, देखो। सो उन्होंने क्या बनाया है कि आपको, मेरे पूरे प्रोग्राम के बाद उसने 2-3 चीजें ऐसे पकड़ ली कि मैं समझ गई कि भाई आपको शुरुआत जल्दी करनी है। जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, अगर हम मॉर्निंग वॉक, हेल्दी हैबिट्स जब यंग है तभी से शुरू करेंगे तो उसका फायदा आगे जाके अच्छा है ना। अब योगा, मेरी योगा टीचर मेरे से आधी उम्र की है और मैंने योगा 2 साल पहले ही शुरू किया कोविड में। देखो कितनी लेट हूं, तो मेरे को काफी तकलीफ है ना ये सब चीजों में। जो चीज मैंने लेट शुरू की वो उसकी तकलीफ है। मैंने एसआईपी बहुत जल्दी शुरू कर दी तो मैं फाइनेंशियली काफी स्टेबल हूँ, लेकिन योगा में स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया। सो स्टार्टिंग अर्ली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंड और सेविंग्स का आप रेशियो और कलर कॉम्बिनेशन देखिए। मीन्स आपको स्पेंड भी करना है, आपको जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बसर करनी है, कंजूस नहीं रहना है, पर आपको हर चीज लिमिट में करनी है ना। सो स्पेंड, income minus whatever is your expenditure, and then whatever is left you should not save. Income minus all your investments, goal based financial planning, and then whatever is left over you should spend. आपको ये हैबिट लानी है अपनी लाइफ में। और फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लिटिल बाय लिटिल बिकम्स अ लॉट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वेल्थ क्रिएट करोगे। सिर्फ पैसा नहीं बनाओगे, जनरेशन टू जनरेशन उस वेल्थ का फायदा उठा पाएंगे। उस प्रकार का वेल्थ आप बनाओगे जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझोगे। तो अब मैं आपको 2 मिनट में एक कैलकुलेटर बताऊंगी जिसमें मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फंडामेंटल या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको समझाना चाहूंगी। Thank you. Yeah, thank you, Harish ji, for reminding me. Yeah. That's It is good going. It is good going. Yeah. ओके, सो ये जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का स्लाइड है, और ये मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में एसआईपी करिए। आप कोई भी प्रोडक्ट में अगर हर महीने थोड़ा 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 डालोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट देखो कंपाउंडिंग की वजह से। ये दिस इज नॉट अबाउट एनी प्रोडक्ट, दिस इज ऑल अबाउट हैबिट, मेथड and your own conviction in long term and disciplined approach to investments. और ये अगर आप समझ गए तो आपके क्लाइंट्स तो एकदम अच्छी तरह से इसका फायदा उठा पाएंगे क्योंकि आप उनको समझाओगे ना ये। सो अगर आपने सपोज 1000 रुपए का हर महीने शुरू किया निवेश, और अगर आपको यहाँ पे, चलो मैं 15 नहीं, मैं 10% डालती हूँ, अपने को बिल्कुल ज्यादा रोजी पिक्चर नहीं दिखाना, मैं 10% डालती हूँ, ठीक है। और आपने 30 साल के लिए किया है ना, हम लोग सब 30 साल के लिए काम करेंगे, मैंने आपको 30-30 चैलेंज में बताया था ये। तो आपने यहाँ पे कितना पैसा बनाया? 20 लाख रुपया, 20,80,000 रुपया बनाया, चलो 21 लाख रुपया बनाया। लेकिन अगर आपने वो ही इन्वेस्टमेंट 5 साल लेट शुरू किया, यानी कि 25 साल के लिए किया, तो आपका पैसा आधा। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे? अगर आप 5 साल अपनी इन्वेस्टमेंट हैबिट या लेट शुरू करोगे और डिसिप्लिन वे से नहीं करोगे ना, तो जब आप रिटायर होंगे तब आपका पैसा आधा हो जाएगा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑन योर वेल्थ
एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इन अवर लैंग्वेज रिग्रेट ऑफ 5। 5 साल का दुख जो है ना, ये है। एक चीज और बताती हूं मैं यहाँ पे, आपने 1000 के जगह 10,000 किया, $20 लाख का सीधा 2 करोड़ हो गया। मैडम वो 60% कीजिए, 7% कीजिए ना। हमारा LIC पॉलिसी जनरली जीवन लाभ में लगभग 7% रिटर्न छूटता है। हाँ अभी अभी बताइए। हाँ तो देखिए 1000 रुपये में कितना छूटा? 11 लाख। 11 लाख। और अगर आपने उसका आपने 10,000 कर दिया तो 1 करोड़ 18 लाख। टर्म 25 करिए मैडम, 25 करिए। टर्म 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 25 साल नहीं, टर्म टर्म 25 साल। हाँ हाँ, आधा हो जाएगा ना उसका। हाँ जरा दिखाइए ना। ओह 10,000। ओके सॉरी 10,000 मंथली नेट। या सॉरी ओके 78 lakhs। रिग्रेट ऑफ 5 ना हरीश जी। या आप 5 साल लेट शुरू करोगे तो आपका पैसा आधा, चाहे वो कोई भी आप LIC में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, कहीं पे भी डालिए, इक्विटी में डालिए, गोल्ड में डालिए, 5 साल लेट शुरू करोगे तो वो कंपाउंडिंग जो है ना, वो पैसा पैसे को खींचता है ना। वो मैं आपको अभी क्या दिखाऊंगी, देखिए ये कैसे बनता है, पैसे का जर्नी क्या है, ये कैसे आया ये पैसा, कब कितना कैसे बढ़ता है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं वापस 1000 रुपया और 10% पे आ जाऊं, 60% ही रहने दूं, चलो 60% ही रहने देती हूँ, और ये 30% पे आ जाती हूँ, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड रहेगा। अब आप देखिए इसकी जर्नी क्या है। यहाँ पे आपको 11 लाख रुपया मिला है 30 साल के बाद, लेकिन अगर आप इसको 5 साल के लिए करते हो तो 71,000 हुआ है ना। अगर आप इसको 10 साल के लिए करते हो तो 1,72,000 72,000 हुआ। अगर आप इसको 15 साल के लिए करते हो तो 3,12,000 हुआ। अब आप देखिए 15 साल के बाद हर 5 साल में आपका पैसा डबल, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो शुरू हो गया आपके लिए काम करना। 15 से 20 साल में 3,12,000 का ऑलमोस्ट डबल हो गया, 5,10,000 हो गया। 20 से 25 में ऑलमोस्ट 8 लाख हो गया। 25 से 30 में 11 लाख हो गया। 30 से 35 में 11 लाख का कितना हो गया? 17 लाख। 35 से 40 24 लाख। 17 का सीधा 24। यानी कि आपने देखा 15 साल के बाद आपका पैसा हर 5 साल में ऑलमोस्ट डबल होना शुरू कर देता है। और इसीलिए कंपाउंडिंग जो है वो 8वीं अजूबी है दुनिया की। और इसीलिए हम ये हमेशा समझाते हैं कि प्लीज यू हैव टू स्टार्ट अर्ली एंड देन मेक द बेस्ट यूज ऑफ ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ऑन योर वेल्थ। और ये आप कोई भी चीज में करोगे उसका फायदा आपको जरूर। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे यही समझाना था आपको कि अच्छा, और एक बात और याद रखिएगा कि जब आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं ना, तो आपको 60% नहीं, आपको 9-10% मिलने के चांसेस है। मीन्स आप सही तरीके से करोगे तो हो सकता है, ऐसा कोई कठिन नहीं। सो थैंक यू। इसी के साथ मैडम, लेकिन उसके साथ रिस्क भी होती है, तो बिना रिस्क के हम अगर पकड़े तो आई थिंक देसाई सर जो बता रहे थे 7% इज द बेस्ट रिटर्न, मैं समझता हूँ। अभी आदित्य जी, मैं जरा थोड़ा सा एजेंटों के लिए मैडम का जो लेक्चर है उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, हमारे लिए कैसा काम का आया। देखिए पहली बात तो मैं अल्पा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, इतना ब्यूटीफुली फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग नजरिए दिखाए। और मैं जो समझा हूँ, तो अपने LIC एजेंट का मन क्या है मालूम है, हम खाली इंश्योरेंस बेचने के दिमाग में ही चलता है। वो अपना रोल है, अपने को वही बेचना है, बट खुद के लिए भी तो फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, नॉलेज रखना बेहद जरूरी है सर। एक समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ आवर एजेंट्स आर नॉट फाइनेंशियल सेवी, खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, गांव को सलाह देते हैं ये करो वो करो, और खुद की हमेशा फाइनेंशियल तकलीफ रहती है। तो एक तो नंबर 1 आज का टेक है कि पर्सनल लेवल पे इसको आप पहला खुद के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए सोचो। आप है ना, हमारा एजेंट भाइयों को एक रिक्वेस्ट है, कभी भी हम लोग का नजरिया जो है ना वो बड़ा होना चाहिए। ये टॉपिक जो आज का इतना ब्यूटीफुल टॉपिक जो है, पहले तो खुद के जीवन में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि हमें तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए,
हमारा कमीशन आता है, खत्म हो जाता है। तो देखो मैंने आज क्या टेक लिया, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फ्रीडम मैडम ने वर्ड वापरा। आज LIC पॉलिसी को छोड़ के कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है? I've taken the word from her, beautiful word, फाइनेंशियल फ्रीडम। आज अगर मैं लाखों रुपया अगर इन्वेस्ट करके धंधा कर रहा हूँ, बट मन में टेंशन है कि मैं वो कैसे चुका पाऊंगा, और अगर मेरा कोई डेथ हो गया तो मेरा फैक्ट्री दुकान सब जा सकता है। बट अगर मेरे प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस लिया है, और अगर वो एक सेफ्टी नेट, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये हमारे सब ग्रोथ के लिए काम के हैं। बट जब ग्रोथ के लिए भी एक सेफ्टी नेट चाहिए, कल को उठ के कोई फ्लॉप हो गया, कोई चीज अच्छा नहीं हुआ, तो मेरा डेथ अच्छा नहीं, डेथ ही होना है और क्या होना है, या रिटायर होना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरा बोला लिक्विडिटी रिस्क, इन्होंने एक वर्ड अच्छा वापरा, लिक्विडिटी होना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे पास सबसे अच्छा लिक्विडिटी वाले प्लान है यूलिप, निवेश प्लस, सिप, न्यू एंडोमेंट प्लस, 5 साल का लॉक इन पीरियड। इन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल बोला, कभी भी इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म की ओर देखा जाए। हमारा एजेंट क्या करते हैं, हम एनएवी हर 2 दिन में एनएवी देखते हैं, अरे इतना ही एनएवी हुआ। एनएवी कभी भी अपना LIC का यूलिप जो है कम से कम 10 साल तक उसको मैच्योर होने दो, पकने दो जरा। जब कच्चा मट्टी को हम भट्टी में रखते हैं ना, तो यूलिप कभी भी आज तक भी देखा है कि LIC की जितने भी यूलिप प्लान है वो सारे के सारे प्लान ने जबरदस्त 10 साल 12%, 13%, 15% रिटर्न दिया है। तो आने वाले समय में ये यूलिप भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में करेगा। दूसरा, हमारे एजेंट जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं ना, उनको LIC और FD छोड़ के कोई नॉलेज ही नहीं है। अब जब HNI कस्टमर को मिलने जाते हैं तो वो अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करता है, और अगर आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे तो वो आपको माप लेगा कि एजेंट खाली अपना स्वार्थ के लिए LIC का काम के लिए आया है। तो आज जो इन्होंने वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अवेयरनेस दिया, वो आपके जीवन में क्लाइंट के साथ बात करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा, ताकि क्लाइंट को लगे नहीं भैया कि एजेंट को दुनियादारी का नॉलेज है, गोल्ड मार्केट का नॉलेज है, ये आदमी को रियल एस्टेट का नॉलेज है। इन्होंने कितना सुंदर बोला कि रियल एस्टेट बेचना है तो किचन नहीं बेच सकते हो, अकेला हॉल नहीं बेच सकते हो, अकेला छत नहीं बेच सकते हो, बेचना अखा पड़ेगा। जबकि हमारी LIC पॉलिसी अगर आपने ली है, समझो 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, आप उसको 5 टुकड़े कर सकते हैं, 20-20 लाख के 5 टुकड़े कर लो। अगर तकलीफ आई तो 5 पॉलिसी में से 1 बंद कर दो, 2 बंद कर दो, 3 बंद कर दो। देखिए, ये हमारे पर है कि हम कैसे इस चीज को सीखे, इंप्लीमेंट करें लाइफ में। गुरु का मार्ग है, दिखाने का रास्ता है, गुरु आपको रास्ता दिखाएगा, पर वो रास्ते पे चलने का काम हमारा है। इन्होंने सुंदर एग्जाम्पल जो मैंने पकड़ लिया, ये आपके लिए बता रहा हूँ कि लोग बोलते बिल्डिंग लूंगा, घर लूंगा, अरे घर लेगा पर बेचना क्या, घर पड़ेगा ना भाई, तेरे को पूरा घर बेचना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मैं खाली एक बेडरूम बेचूंगा। पर अगर LIC का पॉलिसी 1 करोड़ का लिया तुमने और 20-20 लाख के 5 टुकड़े किए, भगवान ना करे फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गया तो 1-20 लाख का चालू रख के बाकी बंद करके, अच्छा वो भी बंद नहीं करना है तो लोन ले लो। आज देखो सबसे बड़ा लिक्विडिटी LIC का क्या है, LIC की पॉलिसी 2 साल के बाद पेड अप वैल्यू हो जाती है। अभी हमारी कोई भी पॉलिसी, तो आप 2 साल जैसे ही पूरा हुआ, पैसे की तकलीफ आई, एनी टाइम यू कैन टेक द लोन। आपको मना कौन कर, और लोन मिलने का फैसिलिटी कितना अच्छा है। अभी तो LIC ने ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन का भी प्रोविजन किया है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दो, नेक्स्ट डे जाके ब्रांच में खड़े हो जाओ, आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। अभी NEFT भारत सरकार ने, पहला तो एक टाइम पे बंद हो जाता था, अब 24/7 NEFT ट्रांसफर होता है। अब देखो, मेरा पेंशन है या मेरा रिटर्न जो पैसा आता है, वो अभी हर आधे घंटे में NEFT रन होता है, हर आधे घंटे में NEFT रन होता है। तो आपने लोन एप्लीकेशन दिया, आधे घंटे में तो आपके खाते में पैसा आएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक बहुत बड़ा क्लाइंट मेरे को मिला था, उसको 6 करोड़ की लोन चाहिए थी। बैंक वाले दौड़ा दौड़ा रहे थे, म्यूचुअल फंड वाले बोलते अब तो 3:30 बज गया, कल अप्लाई करो, परसों रिफंड आएगा। मैं वहां बैठा था, मैंने तकलीफ क्या है भाई, बोलो ना मेरे को। बोलता है मेरे को कल का कल 6 करोड़ रुपया चाहिए, दे सकते हो हरीश भाई? मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ, पक्का दे सकता हूँ। मुझे मालूम था क्लाइंट मेरे पास कितना बड़ा पॉलिसी होल्डर है, तो 25 करोड़ का पॉलिसी था। मैंने सब नंबर उसके CAC लिए, ब्रांच में फोन किया, इसकी लोन वैल्यू दिखाई है, 9.5 करोड़ की लोन वैल्यू आ रही थी। तो मैं बोला भाई 9.5 करोड़ लोन मिल रहा है, बोला नहीं उतना नहीं, वो 6 करोड़ ही चाहिए। कब मिलेगा?
बोला सर आधे घंटे में, मेरे को ब्रांच में जाते ही मिलेगा आपको। तो हरीश भाई मजाक मत करो, मैं टेंशन में हूँ। बोला आप क्यों चिंता करते हो? बॉन्ड लिया, लोन एप्लीकेशन डाउनलोड किया, साइन लिया, भागा भागा ब्रांच में आया अंधेरी से, स्टाफ को बोला आज सब काम छोड़ के मेरा ये 8 पॉलिसी का लोन पास कर दो, जबरदस्त काम करो। तो स्टाफ तो इतना कोऑपरेटिव था, उन लोग ने आधे घंटे में लोन प्रोसेस कर दिया और पार्टी के खाते में 80 मिनट के अंदर पैसा, 80 मिनट मुझे बराबर याद है, ब्रांच में पहुंचा और 80 मिनट में क्लाइंट को 8 करोड़ का लोन मिल गया। वो क्लाइंट 6 करोड़, पागल हो गया वो। बोले हरीश भाई क्या बात करते हो? मतलब दिस इज द पावर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ LIC पॉलिसी। तो ये बहुत अच्छा था। और एक इंपॉर्टेंट इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बोला, इन्वेस्टमेंट बास्केट्स। देखो इतना ब्यूटीफुल उन्होंने बोला कि हमारे इन्वेस्टमेंट सब जगह थोड़ा थोड़ा होना। हमारे एजेंट क्या करते हैं मालूम है? गए पॉलिसी लो, पॉलिसी लो, पॉलिसी लो। अरे यार कितना देगा पॉलिसी? वो कितना देगा पॉलिसी? एक आदमी का अगर 10 लाख रुपए बचाने की ताकत है, वो क्या 10 लाख देगा आपको? तो PPF वो लेकर भजन करेगा? तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि पार्टी को भी 3 अलग अलग जगह पर बास्केट जो मैडम ने बताई, वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेगा। ये आपको भी समझ होना चाहिए। तो हम क्या बात आपके बारे में बोलते हैं क्लाइंट साला फालतू है, इतना पैसा मेरे को दिया नहीं। अरे ऑलरेडी वो प्रीमियम का 20% भर रहा है सेविंग का, वो जो बचत कर रहा है उसका 20% ऑलरेडी वो सेविंग कर रहा है LIC में। आप बोलेंगे 100 रुपए का 100 रुपए मुझे दे दो, कौन देगा? आप दोगे? नहीं दोगे। तो ये बहुत जरूरी था ये जानना आज का। तो बहुत ही मुझे तो इतना सुंदर लगा कि उसका हिसाब ही नहीं है। फिर बोला इन्होंने और एक वर्ड वापरा, यंगर जनरेशन को टैप करो। आज हम LIC के सब लोगों को डिफिकल्टी ये आ रही है कि हम सिर्फ 40 प्लस के लोगों को पॉलिसी बेचते हैं। यंग लोग जो है वो हमसे दूर जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की ओर जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम में वो नॉलेज ही नहीं इनसे बात करने के लिए। ये यंगर जनरेशन दुनिया भर का नॉलेज गूगल से या ऐसे ऐसे अलग अलग सेमिनार अटेंड करते हैं, ऑफिस में लोग आते हैं, म्यूचुअल फंड के एजेंट आते हैं, वो उनके दिमाग में अलग अलग आइडिया चलती है। और आप जाके एक ही कैसेट बजाओगे, 914 ले, 915 ले, 900 उमंग ले। अब वो लड़के को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपसे ट्यून ही नहीं हो रहा है। तो आप याद रखिए दोस्तों, यंगर जनरेशन को टैप करना चालू करो। अगर वो एक बार LIC से दूर होते जाएगा तो हमें आगे काम लाना भारी पड़ेगा। तो आपको यूलिप, टर्म प्लान और कल आने वाला जीवन किरण, मैं तो बोलता हूं ये मंत्र रखो आप, कुछ भी ले मर कुछ तो LIC से ले। क्योंकि एक बार तो LIC में आएगा, मेरा क्लाइंट बनेगा, तो ना आगे मैं आपको कुछ बेच पाऊंगा। अगर मैं आज भागी जाएगा तो मेरे से, तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। आज मार्केट में 50 लोग बैठे हैं। मैं आज गैरेज में कार लेके गया था, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी का मैनेजर, वहां देखा मैंने कि वो गैरेज का मालिक TOT करके बैठा है, वो प्राइवेट कंपनी का। मैं बोला यार कब एजेंसी लिया? तो सर हमने पहले LIC में लेके देखा, अब इन्होंने अच्छा बोला तो हम ये चला गया। तो LIC वापिस आएगा, आ जाएगा ना सर, अच्छा काम करेंगे तो हम LIC भी आ जाएंगे। मगर उसका फिर एज ग्रुप पूछा मैंने, तेरे पास क्लाइंट के एज ग्रुप क्या है? तो बोले 30 के नीचे के ज्यादा लोग हैं, क्योंकि सब कार लेके आते हैं यंगस्टर लोग। वही 30 के नीचे का एज ग्रुप जितने गाड़ी लेके आते हैं सबको पॉलिसी बेचता है वो आदमी। ठीक है, TOT कर दिया वो। तो यंगर जनरेशन की वैल्यू को नजरअंदाज मत करो। फिर इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि फैमिली को इन्वॉल्व करो प्लानिंग के टाइम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना जबरदस्त बोला है मैडम ने। कभी भी इंश्योरेंस की बात करने के समय पे आप फैमिली को इन्वॉल्व करो, क्योंकि हर आदमी को इंश्योरेंस की नीड है। आपके हस्बैंड को जरूरत है तो वाइफ को भी उतना ही जरूरत है। वो हाउसवाइफ है, कल हस्बैंड मर गया तो वाइफ को कौन पेंशन देगा? आप देंगे जीवन उमंग के जरिए। जीवन उमंग का प्रीमियम कौन भरेगा? तो हस्बैंड को आप अब देंगे जीवन लक्ष्य। ये कौन समझाएगा? आप समझाएंगे। तभी कब समझाएंगे? तब फैमिली को सामने बैठाओगे तब। बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए आप प्लानिंग कर लेंगे तो पूरा फैमिली, स्पेशली एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ को साथ में बैठा के अगर चर्चा करोगे तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और दूसरा, लास्ट स्लाइड जो था वो अल्टीमेट था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी आप बोलेंगे हमारे LIC में क्या काम का? ये जो इन्होंने एक्सेल शीट दिखाया, ये हमारे लिए इसलिए काम का है कि बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं मुझे शॉर्ट टर्म LIC पॉलिसी चाहिए, मुझे खाली 5 साल का पॉलिसी चाहिए, 10 साल का पॉलिसी चाहिए।
ऐसे क्लाइंटों के लिए ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो चार्ट बनाया था मैडम ने, ये बहुत, क्यों, देखो हमारा दो स्वार्थ है। क्लाइंट का प्रीमियम कम होगा, ज्यादा सम एश्योर्ड मिलेगा, ज्यादा सम एश्योर्ड मिलेगा तो ज्यादा बोनस मिलेगा, ज्यादा लंबा टर्म लेगा तो एजेंट को रिन्यूअल कमीशन ज्यादा टर्म मिलेगा। तो ये अगर कोई क्लाइंट 25 साल की पॉलिसी लेता है तो आपको 25 साल की रिन्यूअल मिलेगा। अगर वो क्लाइंट 10, 11, 15 साल टर्म लेगा तो आपको 15 साल कमीशन मिलेगा। तो आप इस फॉर्मूला जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्लाइंट के साथ बात करके लॉन्ग टर्म बेचोगे, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर क्लाइंट का LIC के लिए एक बजट निश्चित होता है। वो बजट में अगर उसको ज्यादा सम एश्योर्ड मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा क्योंकि ज्यादा बोनस मिलेगा। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी, यू मस्ट नो दिस वेरी वेल हाउ टू यूज दिस। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने समरी किया, क्योंकि इसी बेसिकली इनिशियली मैंने बोला था कि अल्पा शाह जी जो है, शी इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और अगर आप उम्मीद करते खाली LIC का बोलेगी तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि शी इज अ मास्टर ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। शी टॉक अबाउट ऑल द इंस्ट्रूमेंट। तो मैं यहाँ इसलिए बैठा था, मुझे मालूम था कि 50% एजेंट बोलेंगे सर यहाँ तो इंश्योरेंस की बात ही नहीं हो रही है। अब देखो मैंने क्या किया, उनकी पूरी टॉक को लाइफ इंश्योरेंस पे कन्वर्ट किया। उन्होंने जो जो बोला ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हमारे स्वार्थ में कैसा कन्वर्ट करना, इसलिए आदित्य ने रिक्वेस्ट किया था सर आप बैठे रहना। तो पहली बात, अल्पा बेन ने जो आज बोला वो सबके जीवन के लिए जरूरी है, हर एजेंट के लिए। अगर आपको बॉर्न पुअर डाई रिच होना है तो अल्पा बेन का पूरा टिप को इम्प्लीमेंट करो खुद के जीवन में। एजेंसी बनना है, LIC का काम करना है, तो मैंने जो उनके विचारों को LIC के स्वरूप में ढाला, मेरे को सुनो। तो क्लाइंट के लिए मुझे सुनो, खुद के लिए अल्पा बेन को सुनो। जबरदस्त, इतना छोटे टाइम में इतना पावरफुल उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, जो अवेयरनेस क्रिएट किया। आदित्य जी, आई एम रियली थैंकफुल टू अल्पा बेन फॉर सच अ वंडरफुल एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोले थे। तो मुझे लगता है आदित्य, मेरा भी इंश्योरेंस के हिसाब से मैंने आपको ये देखो, ये पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो था, दैट वाज वंडरफुल। पावर ऑफ ये लास्ट में आएगा वो। यस, हाँ, मैडम कुछ रन कर रही है, आई डोंट नो। यस, ये देखिए। sorry, should I stop this? Sorry, पार्डन मैडम। this is my mobile number. आदित्य जी ने बोला था कि जिसको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप स्कैन कर लीजिए मैडम के ग्रुप को, आप लोगों को बहुत काम आएगा। जो इतना वैल्यूएबल, मैं खुद कर रहा हूँ स्कैन अभी उनके लोगों को। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये लोगो स्कैन कर लिया और ये उनके ग्रुप पे मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। देखिए, empower education go beyond to group A. This I have joined now. I am now member. Thank you so Waiting for the much, admin to approve. Harish bhai. So I would request all the agents. मैंने जिनको नहीं आता है सर, उनके लिए एक चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक भी दिया है। वंडरफुल, वंडरफुल। जिसके लिए ग्रुप में व्हाट्सएप का जो ग्रुप है चैट बॉक्स में भी है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आदित्य, आई एम वेरी हैप्पी कि एवरी अभी ये टाइम पे 450 लोग एट ए टाइम एंड तक थे। बिल्कुल, commendable आदित्य जी, you are a absolutely influencer. तो आदित्य, मैंने बराबर समराइज कर लिया आपके हिसाब से आदित्य? बिल्कुल। मेरी दो चीजें हैं, क्योंकि मैं भी आज स्टूडेंट था, जैसे मैंने शुरू में बताया, मुझे भी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना है। आप दोनों तो फाइनेंशियल प्लानिंग, आप मतलब रिटायरमेंट ओल्ड एज पकड़ सकते हैं, एक्सपीरियंस एज में है, और मैडम तो पहले से ही बहुत अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। तो मैं तो सीख रहा था। जैसे सर आपको याद होगा, मैं जो भी पॉलिसी करता हूँ शायद आपको पूछ के करता हूँ। सो आपने मुझे बहुत कुछ गाइडेंस दिया है मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग में। सो आपको धन्यवाद। साथ ही फ्यूचर में मैडम का भी मैं गाइडेंस लूंगा। लेकिन मुझे जो लगा है कि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, ये वर्ड जो है, ये करते हुए बाकी आप कहीं पे भी जाइए और उसका नॉलेज आपको मैडम से लेना बेहद जरूरी है। कंप्लीट, जैसे सर ने कहा 100 रुपया है तो 100 रुपया आप LIC में नहीं डाल सकते हैं, 20 रुपया जरूर डाल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करना है तो ये नॉलेज रखना बेहद जरूरी है। और अच्छे रिटर्न्स के लिए अगर है
तो फ्यूचर जो LIC में आ रहा है, आपके लाइफ में आने वाला है, वो है यूलिप प्लान्स। तो यूलिप प्लान्स के ऊपर भी हम फ्यूचर में ट्रेनिंग सेशंस रखने वाले हैं, जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स, ग्राहक को रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत आप अपने लिए जरूर करिए, क्योंकि देखिए मुझे जो लगता है, एज मैं बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग टॉपिक्स लेकर आता हूं दोस्तों। इसके पीछे का उद्देश्य होता है कि आपको मैं जागरूक करूं, आपको वो मार्केट में जो चीजें चल रही वो बता दूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत ये चीजें कर लो, अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में दे दो। सबसे पहले है अपने प्रोडक्ट को समझ लो, मार्केट में जो चल रहा है उसको भी नॉलेज में आप ले लो, और फिर डिसाइड कर लो। तो फ्यूचर में भी मैं मैडम को कहूंगा कि मैडम ऐसे सेशन के लिए आप आइएगा, जहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग बताएंगे। कुछ चीजें जरूर रहेगी दोस्तों, तो मुझे बताइए। व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका ग्रुप लिंक आपको दिया है, जिससे हम आगे बात करेंगे, ताकि मैडम के लिए एक सुटेबल सब्जेक्ट हम लेके हम उन टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली बात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने खुद के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, कि आप क्या चाहते हैं कि मैडम ने जो बताया उसमें से कोई प्रश्न है आपके लिए, या आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, ताकि उसका जवाब मैडम दे सके। तो चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। आदित्य जी, सवाल के पहले